हेलो, क्या हाल है? घर पे बाहर सब ठीक? तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 देखा था। पार्ट 1 टू पार्ट 2 देख लिया होगा। ये पार्ट 3 है, चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 7 का। तो इसकी पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बाय 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs, Mughals were able to build an empire that was pan regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable and successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of the Khilji and Mughal dynasties? तो ये देखो कि 700 सेंचुरी से मतलब हर रीजन की अपनी खुद की जोग्राफिकल डायमेंशन थी, अपने खुद के कल्चर थे, अपनी खुद की लैंग्वेज थी, ठीक है, अपनी खुद की कुछ खासियतें थी, ठीक है, अपने खुद के कल्चर्स वो लोग फॉलो करते थे। इस बारे में हम डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो इस मतलब ये बहुत छोटे छोटे रीजन्स थे, ठीक है, इसके अंदर ही वो लोग रूल करते थे। लेकिन जो तुगलक्स थे और मुगल्स थे, चोलास, खिलजीज, ये लोग इस काबिल थे कि उन लोगों ने अपना एक पैन रीजनल एम्पायर बना लिया था। पैन रीजनल एम्पायर क्या होता है कि उसमें ना वो लोग अपने जो स्टेट है, मतलब उन लोग का एम्पायर तो बहुत बड़ा है और अपने एम्पायर के बाहर भी उनका इन्फ्लुएंस पड़ता था। अपने एम्पायर के बाहर भी वो लोग अपने दूसरे लोगों को जानते थे, वहाँ के लोग उनको जानते थे, इकोनॉमिक मतलब बातें होती थी और मतलब ट्रेड वो सब चलता था, मतलब इन्फ्लुएंस उनका अपना जो बॉर्डर है ना उसके बाहर भी पड़ता था, ठीक है। तो ये मतलब ये बड़े एम्पायर्स थे एक तरह से, नहीं तो बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स पे लोग रूल करते थे। अब यहाँ पे कहा है कि चैप्टर 3 में जो खिलजी और मुगल डायनेस्टीज है ना, इन लोग की ड्यूरेशन देखो एक एग्जाम्पल की तरह। ओके, about the when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. In the realms of governance, the management of the economy, elite cultures, and language, so the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया था 18th सेंचुरी में, तो फिर से रीजनल स्टेट्स आना शुरू हो गए थे, ठीक है। पहले अब मुगल एम्पायर तो था तो पैन रीजनल था, ठीक है, मतलब बड़े रीजन में था। फिर इन लोग के जाने के बाद क्या हुआ, फिर से रीजनल स्टेट्स आने लगे, ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स थे, उन लोग के अपने खुद के कल्चर्स थे, अपनी खुद की लैंग्वेज थी, ठीक है। तो फिर से ये री एमर्जेंस हुआ, दोबारा से आ गया, ठीक है। तो फिर ये मतलब बहुत सालों के पैन रीजनल रूल ने इनके ऊपर इनका एक इन लोगों को पता था, ठीक है। पहले इनके पास रीजनल स्टेट्स थे, फिर पैन रीजनल आए, तो लोगों को पता था कि ये सब काम किस तरह करता है। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मतलब कि अब इन लोगों के जो ट्रेडिशंस थे ना, ये लोग मतलब अलग अलग रीजन्स में सेम ट्रेडिशंस फॉलो होते थे। इन द इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस, तो इसमें अलग अलग रीजन्स में सेम ट्रेडिशंस भी शेयर किए जाते थे। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलिट कल्चर्स एंड लैंग्वेज, तो द 1,000 years बिटवीन 700 एंड 1750। तो इसमें क्या कह रहा है, ये लोग आइसोलेशन में नहीं, आइसोलेशन का क्या हुआ इधर से, मतलब अब तो आइसोलेशन मतलब पता होगा, ठीक है। तो आइसोलेशन इनको पता था कि रीजनल स्टेट्स क्या है, और मतलब ये लोग अपने दूसरे रीजन्स को के साथ मिलजुल कर इन लोग का रूल चलता था। ओके, रीजनल स्टेट्स आ गए लेकिन फिर भी कल्चर और लैंग्वेजेस ये सब शेयर होती थी। ऑलराइट, फिर देखो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, अब नई हेडिंग स्टार्ट हुई। द 1,000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग witnessed major developments in religious traditions.
People's belief in the divine was something deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. तो क्या हुआ कि इस 1000 साल की हिस्ट्री में लोगों ने एक्सप्लोर किया, ठीक है, इससे नए नए रिलीजन आने लगे, पुराने रिलीजन्स ग्रो करे, फ्लरिश हुए, बिलीवर्स बढ़े, नए रिलीजन्स भी सामने आने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों के जो बिलीव्स थे, खुद के जो पर्सनल बिलीव्स थे, डिवाइन मतलब एक एक डिवाइन पावर में, ठीक है, एक कोई सुपर नेचुरल कोई चीज जो नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल हो, उसकी एजेंसी में लोगों का बिलीव आने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअल इट वाज कलेक्टिव। तो अपना खुद का पर्सनल बिलीफ था, ठीक है, हर इंडिविजुअल का अपना पर्सनल बिलीफ था। तो जब ये सब मिले तो ये लोग फिर एक तरह से कलेक्टिव भी हुआ, ठीक है, कलेक्शन में भी आया, मतलब अपने खुद की तरह से किसी किसी बिलीफ को एक्सेप्ट किया, और फिर बहुत सारे लोग मिलकर इस चीज पे इस सुपरनैचुरल एजेंसी पे लोगों ने बिलीव किया। ओके, it was during this period what important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. तो ये वो पीरियड था, ये वो पीरियड था जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए किस रिलीजन में, हिंदुइज्म में, ठीक है, हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस आए। तो इसमें क्या आया, इस जमाने में आया थे नए नए डाइटीज इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, नए नए डाइटीज आए थे, फिर टेम्पल्स बने थे रॉयल्टी से, ठीक है, वहाँ वहाँ के रॉयल्स थे, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, और फिर ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, ठीक है, ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, और फिर प्रीस्ट की, और ब्राह्मण्स और प्रीस्ट एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए सोसाइटी में, ठीक है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट earned the Brahmanas a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. तो संस्कृत टेक्स्ट जो थे, ये सिर्फ इसकी संस्कृत की नॉलेज किसको थी, अभी कहा क्या पढ़ा था हमने इधर, संस्कृत की नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणास को थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को थी संस्कृत की नॉलेज। किसने कहा था, ये अमीर खुसरो ने कहा था। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो आम जनता नहीं जानती, सिर्फ ब्राह्मण्स जानते हैं। तो ब्राह्मण्स को बहुत नॉलेज थी संस्कृत की, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत इज्जत मिलती थी सोसाइटी में, और उनको एक डोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन मिली सोसाइटी में, ठीक है, जो उनके पेट्रॉन्स के जरिए मिली, ठीक है। पेट्रॉन्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, ठीक है, एक ऐसा अमीर इंसान, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक ऐसा इंसान जिसको लोग जानते हैं और वो अमीर भी है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करने लायक हो, वो सपोर्ट करता हो किसको, आर्टिस्ट को, क्राफ्ट्समैन को, जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो नोबल मैन है, ठीक है। तो पेट्रॉन्स की बहुत मदद मिलती थी, बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी ब्राह्मण्स को, और वो बहुत ज़्यादा उनको इज्जत भी मिलती थी। अब one of the major developments of this period was the emergence of the idea of भक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इवन ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जमाने में ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है, इस जमाने में ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी, नए डाइटीज इंट्रोड्यूस करे थे हिंदुइज्म में, और इस जमाने में आइडिया ऑफ भक्ति का इमर्जेंस हुआ था, या फिर एक ऐसी डाइटी, ठीक है, ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलॉबरेट रिचुअल्स। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। तो आइडिया ऑफ भक्ति ऐसा था कि अब अगर किसी को कोई एक डाइटी, एक बंदा अपनी एक ऐसी डाइटी जो एक बंदे को पसंद हो, तो वो खुद उसकी खुद उसको डिवोट कर सके, खुद उसकी इबादत कर सके, ऐसे कह सकते हैं। तो बगैर किसी प्रीस्ट या फिर बढ़ाए चढ़ाए हुए रिचुअल्स के वो उसको डिवोट कर सकता है, अपने आप को उसकी तरफ डिवोट कर सकता है। इसके बारे में ना, ये जो है, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में और डिटेल में पढ़ेंगे।
This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and the migrants first brought the teachings of the Holy Quran into India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. तो अम, अब इस ज़माने में क्या हुआ था, इस पीरियड में, इस सब कॉन्टिनेंट में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स ने क्या लाई। तो मुस्लिम माइग्रेंट्स मर्चेंट्स इन लोगों ने पहली बार होली कुरान की टीचिंग लाई इंडिया में 7th सेंचुरी में। तो मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। तो मुस्लिम्स जो हैं वो लोग होली कुरान को अपनी नोबल बुक की तरह, मतलब अपनी होली बुक की तरह एक्सेप्ट करते हैं, और जो अल्लाह है उनके सिर्फ एक खुदा की तरह वो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। whose love, mercy and bounty embrace all those who believe to him without regard to social background। तो तो अगर मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, तो उनको, तो जो उनके गॉड है, एक खुदा, एक इलाह, वो उनकी मर्सी, उनका उनका प्यार, वो सब उन लोगों को उन तक पहुंचता है जो उनके ऊपर यकीन करते हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हैं, बगैर किसी रिगार्ड के, उनके सोशल बैकग्राउंड के, बगैर इस चीज़ के रिगार्ड के, वो उनके ऊपर बिलीव, वो उनके ऊपर अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी मर्सी, अपनी बाउंटी भेजते हैं जो भी उनके ऊपर यकीन करता है। Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। तो कई रूलर्स और कई रूलर्स, मैनी रूलर्स और पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो कई रूलर्स बने थे इस उलमा के, जो लर्न्ड मैन थे, उनके पेट्रॉन्स। और जिस तरह हिंदुइज्म था, उसी तरह इस्लाम को अलग अलग तरीके से उसके फॉलोअर्स ने उनके फॉलोअर्स ने इस्लाम को इंटरप्रेट किया। तो शिया मुस्लिम जो थे, वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सन इन लॉ थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको एक लीडर मानते थे, एक लेजिटिमेट लीडर मानते थे, जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा मुस्लिम कम्युनिटी के मानते थे। जब डेथ हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो खलीफा जो बने थे वो थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन जो शिया मुस्लिम है, वो कहते हैं कि वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो सही लेजिटिमेट लीडर थे, वो वर्दी लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो सुन्नी मुस्लिम है, who accepted the authority of the early leaders of the community and the succeeding khalifas। There were other important differences between the various schools of law and in theology and mystic traditions। लेकिन सुन्नी मुस्लिम में जैसा था, उन्होंने उसको उस तरह एक्सेप्ट किया। अब वो अलग अलग नई और बातें हैं, और भी ज़्यादा ज़रूरी डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, ठीक है। वो जो अलग अलग स्कूल्स के लॉ के बीच में डिफरेंस, जैसे कि हनफी है, शफी है, जो सिर्फ मेनली इंडिया में है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, days or years as a clock or a calendar। Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments। तो हिस्टोरियंस जो है ना, जिस तरह हम टाइम को देखते हैं, जिस तरह हम वक्त को देखते हैं, मतलब घंटे गुजरने को या फिर दिन या साल गुजरने को हम देखते हैं, तो एज अ क्लॉक या फिर कैलेंडर, इस तरह हिस्टोरियंस नहीं देखते। Time also reflects changes in social and economic organization of ideas and beliefs। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है। टाइम ही तो वो है जिसने इतने ज़्यादा एवोल्यूशन ह्यूमैनिटी में वो लेकर आया। तो इसीलिए the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics। तो जो पास्ट था उसको
तीन लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड किया हिस्टोरियंस ने। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा, वो रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। तो ये किस बेसिस पे डिवीजन हुआ था कि जो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये है कि जो रूलर्स का जो रिलीजन था, ठीक है, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, और इसके अलावा कोई और ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट या विकास नहीं था। इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर सच अ डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इन 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड करा रिलीजन के बेसिस पे, और उन लोगों का ये आइडिया था कि रिलीजन के अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं हुआ पास्ट में। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. तो कुछ ही historians हैं जो इस periodization को accept करते हैं, इस periodization को follow करते हैं, लेकिन mostly लोग economy है और social factors जो थे उसके जरिए डिवाइड करते हैं, उसको अब मेजर एलिमेंट्स मानते हैं, ठीक है, पास्ट के। The histories you read last year included a wide range of early societies. तो जो histories हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें क्या था, अर्ली सोसाइटीज के बारे में, हंटर गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल लिविंग इन टाउन्स था, विलेजेस था, शुरुआत के एम्पायर्स थे, किंगडम्स थे, क्या क्या पढ़ा था हमने, जैसे हर्षवर्धना था, ठीक है, हंटर्स, फर्स्ट चैप्टर ही था हंटर्स एंड गैदरर्स के ऊपर, नहीं? तो आप इधर एक बात नोटिस करते हैं, चलो, कि यहाँ पर हिस्ट्रीज लिखा हुआ है। यहाँ हिस्ट्रीज क्यों लिखा हुआ है? लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में कि हमारी बुक का नाम द पास्ट है, ठीक है, द पास्ट, एस क्यों लगता है, मतलब इसको प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडीइंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations. तो जो हिस्ट्रीज के बारे में हम इस साल पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं मेडिवल, और इसके बारे में हम और ज़्यादा हम लोग ठीक है इस क्लास में इस ग्रेड में हम लोग पढ़ेंगे। Sometimes at the cost of pastoral forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion and the arrival of European trading companies. तो इसमें हम मेजर बातें क्या देखेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ था हिंदूज का और मुस्लिम्स का मेजर रिलीजन्स की तरह इस सब कॉन्टिनेंट में, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का जो अराइवल हुआ, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का जो अराइवल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। These 1000 years of Indian history witness considerable change. तो ये जो 1000 साल थे इसमें इंडिया की, भारत की जो हिस्ट्री थी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, ठीक है, ऐसे चेंजेस हुए जो हम लोग को बहुत अच्छे से नजर आ सकते हैं, ठीक है, मोटे मोटे चेंजेस हुए, ठीक है। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8th और the 11th, और 16th और 18th century जो थी 16 और 18 सदी, ये थोड़ी सी अलग थी 8 और 11वीं सदी से। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. तो जो मेडिवल चेंज था इसमें, मेडिवल पीरियड के बाद मैंने शुरू में बताया था ना कि जो 6th में पढ़ा वो थी एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो है मेडिवल हिस्ट्री जो अब हम इस साल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नाउ कम्स द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा जाता है मॉडर्निटी, ठीक है, मॉडर्निटी इसलिए क्योंकि वो मटेरियल प्रोग्रेस हुआ था, ठीक है, मतलब मटेरियल प्रोग्रेस हुआ था और लोग मतलब इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुई थी, ठीक है, जो एडवांसेस आए और जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, ठीक है, कई चेंजेस आए,
कितना हम लोग देख सकते हैं कितने डिफरेंसेस है, डेमोक्रेसी आई तो डिफरेंसेस कितने आए। फिर तो ये कुछ चेंजेस लैकिंग थे मेडिवल पीरियड में, जिसकी वजह से वो एक तरह से मिड का पीरियड था, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस इज नॉट द केस। During these thousand years, the societies of the subcontinent were transformed. Often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs of change in the historical processes at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. हम्म, तो ये जो 1000 साल की पीरियड था, इसमें कितने सारे चेंजेस आए, इकोनॉमी चेंजेस आए, ठीक है, सोशली कितने चेंजेस आए, ठीक है, कल्चर्स में इतने चेंजेस आए। तो इसके बाद ये कुछ रीजन्स में मतलब उन लोग कुछ रीजन्स में जो उन लोग का इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, कुछ रीजन्स इतने ज़्यादा इस लेवल पे पहुंच गए थे जो जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का इंटरेस्ट उनकी तरफ आया। ठीक है, तो हम जैसे हम लोग ये बुक रीड करें दूसरे चैप्टर्स में, अब जैसे हम आगे जाएंगे हो सकता हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सेकेंड चैप्टर मेरे साथ ही पढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर्स में भी जब हम लोग पढ़े तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने जो भी हम लोग पढ़े उन सब में हम लोग चेंजेस देख सकें, ठीक है, जो भी हम रिलेट कर सकें, कंपेयर करें मेडिवल पीरियड को एशियन पीरियड से। ओके, तो हम लोग को इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें सेम हो रही, कौन सी चीज़ें बदल गई। तो जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वी विल हैव फन, दैट्स व्हाट वी